हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 में आज हम थर्ड डे देखेंगे 30 डेज टारगेट में। तो आपका अभी तक हमने 2 डेज कंप्लीट कर लिया। आज हम फिर थर्ड डे देखेंगे। देखो, जो भी मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन जो बताया था, तो उसके अनुसार जो था कि आपको पेपर वन का सिर्फ लेते हो, यानी कि पूरा आपका इसमें 25 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। जो 2500 पूरे क्वेश्चन का बंच है, तो उसके लिए आपको 1500, तो वो आज तक वैलिड है। आज आप आज तक लेते हो तब आपको जो है वो 1500, कल से आप लोगे यदि जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो उनको 500 एक्स्ट्रा लिया जाएगा। वो ऑलरेडी हमने बता दिया था कि यस, जो आपके कोई भी रिटेन में जो क्वालिफाई हैं 2000 या तो 2019 या 2018, जो भी उसमें क्वालिफाई हैं, तो उनको जो है पेपर वन में 1100, इनफैक्ट उनको सिर्फ पेपर वन का ही लेना चाहिए। मैं जो समझता हूँ, यस, जिनका बहुत पुअर है तो फिर भी उनको टेस्ट लिखना चाहिए पेपर टू का, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो आज ये लास्ट डे है कि इसमें आपको जो भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि कल से यदि आप लेते हो तो उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और थैंक्स फॉर दोज हु सब्सक्राइब, एंड थैंक्स आल्सो फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस सीरीज। जो आप ये सीरीज को देख रहे हो, रेगुलर बने रहो। एटलीस्ट इसमें भी आपको आपको अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप डेली करो। और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप 25 में जितने आपको सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस, हमारे इतने सही हुए, इतने गलत किए, ठीक है। तो आपका सही रहेगा, इम्प्रूव डेली होते रहेगा, एटलीस्ट टारगेट आपका अचीव होते रहेगा। और ग्रामर में भी आप देखो, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे बता दे रहा हूँ कि यस, ये सॉल्यूशन है। उसको देखो देखो कि कितने हमारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। मल्टी बैरल आप देखते हो, जैसे बहुत सारे जो सिस्टम वेपन एडवांस सिस्टम है कि वो मल्टी बैरल है। मल्टी बैरल इन द सेंस कि आपको एक विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो मल्टीपल फायरिंग कर सकता है, जिससे कि इनमी को के ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इट हैज एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। नो, अभी जो इसका इफेक्टिव रेंज है ओनली 45 किलोमीटर है। यस, ग्रेजुअली किसी भी चीज़ का इफेक्टिव रेंज बढ़ाने का कोशिश किया जाता रहता है, लेकिन आपको दो चीज़ देखना पड़ता है। एक तो रेंज देखना पड़ता है और दूसरा इफेक्टिवनेस देखना पड़ता है। अब रेंज इसका ज़्यादा कर दोगे तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव आपका ज़्यादा ये होना चाहिए, और रेंज फिर आपको ग्रेजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल AK-47 बेस्ट वेपन जो स्मॉल आर्म्स में आता है, उसका इफेक्टिव रेंज देखोगे तो 400 मीटर है। ऐसा है कि इफेक्टिवली 400 मीटर तक में फायर ये करेगा, बढ़िया उसका मारक क्षमता होगा। लेकिन ऐसे क्या होता है, 800 मीटर रेंज होता है, यानी 800 मीटर तक वो जाएगा। लेकिन इफेक्टिव रेंज जो होगा वो आपका 400 मीटर तक, यानी कि जिसको भी मारोगे तो उसका मैक्सिमम नुकसान जो हो जाएगा वो जान जा सकता है, जो भी डिपेंडिंग ऑन की कहाँ उसको लगा है। तो 400 सपोज इफेक्टिव, तो इसी का जो है पिनाका है उसका 45 किलोमीटर इफेक्टिव है, और आपका उससे थोड़ा आगे भी जाएगा, और ये कोशिश किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। Next, it is a multi-barrel rocket launch system that can fire a salvo of 12 rockets in 44 सेकेंड। यस, यानी कि 44 सेकेंड के 44 सेकेंड के इंटरवल में 12 आप मिसाइल जो है वो रॉकेट है वो आप फायर कर सकते हो। तो 12 44 सेकेंड में 12 ये बहुत होता है। और ये स्मॉल नहीं है, ये AK-47 वाला गोली नहीं है कि ये एकदम बर्स्ट फायर में लगाए, हर तुरंत एकदम 3 सेकेंड में चैम्बर खाली हो गया। ये एक तरह से इसमें बड़े वेपन सिस्टम होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है सिस्टम को रिक्वाइल करने में, फिर और उसमें इतना हीट जनरेट होता है, तो सारी चीज़ को मैनेज करने में टाइम, बट स्टिल ओनली 44 सेकेंड में आपका 12 फायर करता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है INS विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है इंडिया का जो है फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखो, अभी जो हमारे पास एक जो प्रॉपर फंक्शनिंग में एक जो है वो INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य को हमने जो है रसिया से प्राप्त किया है, उसको एडमिरल गोर्चकोव था, और फिर उसको हमने नेम चेंज करके INS विक्रमादित्य किया है। तो इंडिया जो है वो INS विक्रांत देखो, पहले इंडियन शिप था, वो हमने पहले ये यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। तो फिर उसको अब उसने
अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली, तो हम उसी के नाम पे एक तरह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं, और वो फर्स्ट इंडिया का इंडिजीनियस होगा, तो इसका बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है आईएलओ काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसने बहुत कोशिश करी है कि जो भी लेबर क्लास के पीपल हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इनफैक्ट आप जब इनिशियली लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो आप देखोगे वो कंप्लीट लॉकडाउन था, तो बहुत सारे लोग देखोगे पैदल चल रहे थे, पैदल चल के या साइकिल से या रिक्शा से, ई रिक्शा से, व्हाट्सोएवर मीडियम उनको मिला कम्युनिकेशन का, वहीं से वो जा रहे थे। तो आईएलओ ने इनके विषय में काफ़ी वर्क किया कि जहाँ तक हो सके मजदूरों की मदद की जाए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। इन्होंने सरकारों को गाइडलाइंस दिए, बहुत सारी चीज़ों को किया। तो इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यस, ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है, उसका मेंबर है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यस, ये भी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखोगे यदा कदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी इलेक्शन होता है तो वो चलते रहता है, और इनफैक्ट देखोगे कि इस बार जैसे इलेक्शन में वेस्ट बंगाल वगैरह है, वेस्ट बंगाल को काफ़ी मीन्स पूरा देश का ध्यान था। ऑब्वियसली है कि कई जगहों पे इंक्लूडिंग तमिलनाडु, आसाम, पुदुचेरी, ये सब में भी इलेक्शन हुए, लेकिन वेस्ट बंगाल जो था सबसे हॉटबेड था। तो उसमें जो बीजेपी थी अपनी पूरी पावर झोंके हुए थी। तो कहीं ना कहीं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इनफैक्ट कह सकते हो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको एक तरह से मोरली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज इसका ये नहीं है कि कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहती है कि कोर्ट में कोई भी चीज़ मैटर गया, इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब यदि कोई भी मैटर को कोर्ट में डाले 2 साल 3 साल, जब तक वो इलेक्शन खत्म हो जाता है, देखो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह वर्क करता है, और इलेक्शन कमीशन इस पर क्विक एक्शन लेता है। तो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन करने पर फिर वही है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बहुत सारे प्रोविजंस, तो इस वजह से उसको ये नहीं रखा गया है। वो डिफरेंट इलेक्शन कमीशन का एक बनाया हुआ कोड है। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका कह रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं आपको जब पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 उसमें शामिल होगा, तो ये आपका ये दोनों हट गया आपका। नेक्स्ट है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ ए वॉलंटरी डिसीजन बाय पॉलिटिकल पार्टी इन 1968 टू अबाइड बाय सर्टेन नॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन। यस, इनफैक्ट साउथ इंडिया से मेनली आपका ये केरला से स्टार्ट होता है, कि जो ये एक तरह से वॉलंटरी डिसीजन था पॉलिटिकल पार्टी का, कि हम इन सारे चीज़ों को फॉलो करें ताकि फेयर कंपटीशन हो सके इलेक्शन में। सबको जीतने के लिए फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो सेकंड सही हो गया है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन स्टेप ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड। नो, यदि यही होगा, ये होगा, तो फिर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन ये नहीं है। ठीक है, तो 1 एंड 3 गलत हो गया। फोर्थ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रेगुलेट इलेक्टोरल competition by enforcing the model code of conduct from the day the dates of election are announced। yes, ये सही है, तो आपका 1 एंड 3 गलत हो गया, तो आपका ए है आंसर। नेक्स्ट है, which one among the following statements about circa यानी approximate 600 to 300 BC India is not correct? The vast majority of people lived in village। yes, उस समय जो है, इनफैक्ट आज भी है, मेजोरिटी ऑफ पीपल विलेज में ही रह रहे हैं। तो उस समय तो और भी है वास्ट मेजोरिटी। इनफैक्ट देखोगे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद जो वैदिक एज स्टार्ट होता है, तो वो मेजोरिटी जो थे रूरल पॉपुलेशन मैक्सिमम था। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेज सही है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जाति हैड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट देखोगे कि जाति जो है ये आपके इसके बाद सॉरी, जाति जाति ये आ चुका था, जो वैदिक पीरियड था ये आपका आ चुका था। ठीक है ना, तो जाति व्यवस्था जो है इस समय ये एग्जिस्टेंस में आ चुका था। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, तो ये इनफैक्ट वैदिक पेज एज में ही तो होता है ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर उसके बाद सब डिवीजन आपका ग्रेजुअली जैसे जैसे पास होता है वो होते जाता है। तो ये आपका बी गलत है। सी, देयर वाज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैट्रियार्कल कंट्रोल विद इन द हाउस होल्ड। यस,
जो घरेलू जीवन में था पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इनफैक्ट आज भी मैक्सिमम जगह यही चल रहा है। अब धीरे-धीरे बहुत सारी प्रोविजंस, एजुकेशंस और अवेयरनेस के कारण ये चीज़ें थोड़ी बदल रही है। The two competing type of politics were the oligarchy and the monarchy. Yes, oligarchy यानी कि कुलीन वर्ग का जो few selected people will rule, और मोनार्की मतलब है सिंगल मोनार्क। तो बी इसका गलत आंसर है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए जो होना चाहिए वो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन इसमें है कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी आइस कैप्स होल्ड मोर वाटर देन सॉल्ट लेक्स एंड एटमॉस्फेयर कंबाइंड। तो ये आपका आइस कैप्स है, वो आइस कैप्स के पास सबसे अधिक होता है, समुद्र के बाद सबसे अधिक जो आपके वाटर हैं वो आइस कैप में ही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सही हैं। सेकंड स्टेटमेंट, ग्राउंड वाटर इज रिचर सोर्स ऑफ वाटर देन बोथ फ्रेश वाटर लेक्स एंड इनलैंड सी। यस, ये सही है। रिवर्स होल्ड मोर वाटर देन लेक्स, नो, ये आपका नेक्स्ट में देखोगे एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो टेबल दिया हुआ है, तो देखो ओशन में सबसे अधिक है आपका 97.25, उसके बाद आइस कैप में आपका 2.05, फिर आपका जो है आइस कैप एंड ग्लेशियर, ठीक है। ग्राउंड वाटर, देखो ग्राउंड वाटर आपका ये ज्यादा है, फिर लेक। अब देखो जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में ये बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड उसमें से गलत है, और ये वाला एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है आपका, यहां से लिया गया है। नेक्स्ट आपका कर रहा है द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब है वित्तीय संघवाद, यानी कि जो रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो है आज के डेट में कोविड-19 में देखो हर स्टेट डिमांड कर रही है। इनफैक्ट जब से आपका जीएसटी लागू हुआ तो स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए। और कोविड-19 पैंडेमिक में तो और रिसोर्सेस की जरूरत ज़्यादा हुई और इनकम कम हो गई। तो फिजिकल फेडरलिज्म में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यस, ये सही है। और मेजोरिटी देखोगे कि पावर जो आपका फाइनेंशियल है, वो चाहे कारपोरेशन टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जीएसटी में भी लेकिन क्या किया गया, जीएसटी में प्रॉपर तरीका से इनफैक्ट स्टेट को ही अधिक वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। तो ए सही है। बी, सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, ये भी सही है। डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, ये सही है। तो यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल थ्री सही है। नेक्स्ट आपका है जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स। यस, सही है। वार्म करेंट जो है इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं और पोल की ओर मूव करते हैं, और कोल्ड करेंट जो है पोल के पास ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर के तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, लेब्राडोर ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट वाइल गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करेंट। यस, ये भी सही है। वार्म करेंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। यस, सही है। और कोल्ड कोल्ड लाएगा। The areas where the warm and cold currents meet provide some of the best fishing grounds of the world। यह सही है। ये आपका इनफैक्ट देखो जापान कोस्ट जो भी है मछली पकड़ने के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वो आप ओयासियो कोरोसियो मिलता है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में कह रहा है कि कौन से सही है। ये तो हड़प्पन स्क्रिप्ट इज इन संस्कृतिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड रिजेंबल्स द इंडो आर्यन लैंग्वेज। नो, अभी हम पढ़ने में ही सक्षम नहीं हुए हैं कि क्या वो प्रॉपर तरीका से है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो दो हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड है, इट डिस्टिंक्टली बिलोंग टू मुंडा फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जब हम पढ़े ही नहीं है सही से तो फिर पता कैसे चलेगा, तो ये भी नहीं हो गया। तो ये इट इज इन द पिक्टोग्राफिक फॉर्म। यस, ये सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स। नो, 1 रुपी का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है और फाइनेंस सेक्रेटरी का उसमें सिग्नेचर होता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ नोट गलत हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस एट द प्लीजर ऑफ द पार्लियामेंट। नो, ये स्टेटमेंट भी आपका ये गलत है। तो आपका जो है दोनों ये गलत है। तो आपका ये क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खराज वाज अ प्राइमरी टैक्स
कलेक्टेड फ्रॉम एग्रेरियन सेक्टर। यस, एग्रीकल्चर जो है लैंड यानी कृषि क्षेत्र, जो कृषक थे उनसे वसूल किया जाने वाला खराज एक टैक्स था। जकतबाज अ टैक्स पेड बाय द नॉन मुस्लिम। नो, ये गलत है, क्योंकि जकत जो है, जकत एक तरह से क्या है, वो आपको आल्म्स गिविंग, यानी कि जो आपकी सेविंग है, जनरली माना जाता है कि जो आप बचत कर रहे हो उसका 2.5% कम से कम जो है वो आप डोनेट करो जकत के लिए। यानी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, वन ऑफ द 5 पिलर्स। इस्लाम के 5 पिलर्स आपके क्या हैं? शहाद है, तो शहाद का मतलब ये है जो है फेथ, फिर सलाह इसका मतलब प्रेयर, जकत आर्म्स गिविंग, स्वाम यानी फास्टिंग, उसके बाद पिलग्रिमेज हज। तो ये 5 पिलर्स में से एक है, तो ये मुस्लिम पे लगाया जाता था, तो सेकंड गलत है, तो ए ओनली 1 हो जाएगा। 13 vermins are those animals which help the farmer in their livelihood, especially farming. No, इनफैक्ट ये बर्मीन नुकसान पहुंचाते हैं, इसी वजह से देखोगे कुछ कुछ टाइम जो है वो बर्मीन किसी एनिमल बीइंग को डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी किलिंग की जा सकती है, अदरवाइज जो है किलिंग नहीं। आप नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स का किलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन समटाइम जो होता है तो उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग वाइल्ड बोअर्स इंश्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन द फॉरेस्ट एरिया। यस, जो जंगली सुअर होते हैं मिट्टी को खोदते रहते हैं, बहुत सारे देखोगे कि एनिमल ऐसे होते हैं, या बर्ड्स वगैरह भी होते हैं, या फिर और बहुत सारे होते हैं, तो वो जमीन को खोदते हैं, तो कुछ कुछ जो है जर्मिनेशन करने में मदद करते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, इफ यू ट्रेवल from Gandhinagar to Vijayawada, how many minimum numbers of states would you have to cross including source and destination? तो देखो, जो गांधीनगर आपका है गुजरात में, उसके बाद विजयवाड़ा आपका क्या है, विजयवाड़ा आपका ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये जानना होगा। तो देखो 2 रूट है, नेक्स्ट हम मैप में देखते हैं, इसके 4 होंगे, तो 2 रूट हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि वहाँ से महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र से आप तेलंगाना, तेलंगाना से फिर आप आंध्र प्रदेश, या फिर जो है महाराष्ट्र के बाद फिर आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, और फिर ये। तो देखो, जो आपका ये है, आपका अहमदाबाद के पास ही गांधीनगर है, तो यहाँ से जाओगे तो ये मिनिमम नंबर कह रहा है, तो एक आप महाराष्ट्र जाओगे, महाराष्ट्र से आप तेलंगाना जाओ, तेलंगाना से ठीक है, महाराष्ट्र से आप ये तेलंगाना जाओ, तेलंगाना से आप आंध्र प्रदेश में ये विजयवाड़ा, ये सॉरी यहाँ विजयवाड़ा आपका आ गया, या फिर है कर्नाटक होकर के आप जा सकते हो महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो 2 रूट आपके पास हैं, लेकिन ये वाला रूट जो है वो नजदीक पड़ेगा, तो मिनिमम 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का रहा, विद रेफरेंस टू अग्नि प्राइम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द अग्नि 1 मिसाइल। यस, अग्नि 1 मिसाइल का एडवांस वर्जन ये किया गया है। देखो हर बार जो क्या होता है ना, कि आप कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट करते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के मान के चलो कि सिस्टम लगाते हो कि जिससे उसकी एक्यूरेसी बढ़े, वो सपोज थर्मल स्कैनिंग से लेकर के बहुत सारे गाइडेड थिंग्स, ये कि एक्यूरेसी पर मेंटेन करे। तो कह रहा है कि इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि 1 मिसाइल। यस, सही है। It is a short range ballistic missile that will have range of 1100 to 1500 100 to 150 किलोमीटर। ये गलत है, इसका जो रेंज वैसे नॉर्मल है 1000 टू 2000 किलोमीटर है, 1000 टू 2000 किलोमीटर, लेकिन इफेक्टिव रेंज जो है 1000 टू 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक मैंने बोला नॉर्मल रेंज, एक इफेक्टिव रेंज, तो इफेक्टिव रेंज जो आपका है वो 1000 से 1500, अदरवाइज रेंज जो आपका है 1000 से 2000। तो फर्स्ट आपका सही हो गया, सेकंड आपका गलत हो गया, तो ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मिथेनॉल इज लेस टॉक्सिक देन इथेनॉल। नो, मिथेनॉल काफी टॉक्सिक है, इसी वजह से इसका जब यूज करते हैं शराब वगैरह में तो बहुत लोग देखोगे ब्लाइंड हो जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो ये लेस नहीं, मोर टॉक्सिक है, तो गलत हो गया। मिथेनॉल हैज हायर एनर्जी डेंसिटी देन इथेनॉल। नो, ये भी गलत है, इथेनॉल में हायर एनर्जी है, तो आपका दोनों गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है टर्म सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब है कि जो इंडस्ट्री अभी स्टार्ट हुआ है, इन्फेंसी स्टेट में है, बचपना में है, मतलब शैशवावस्था में है, लेकिन उसमें जो है हाई रेट से ग्रो हो रहा है। जो आप देखोगे कि स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वो सनराइज कैटेगरी में आते हैं। तो ये डेफिनेशनल है कि इंडस्ट्री डेट आर स्टिल एट इन्फेंसी बट ग्रोइंग एट रैपिड पेस। ठीक है, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट है आपका कि गणसंघ। तो गणसंघ का मतलब क्या होता है? गणसंघ यानी कि जो भी है कि पब्लिक एक कंबाइंड जो होगा मिल करके रूल करेंगे। तो देखो, गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, नो।
रिपब्लिक्स ड्यूरिंग प्रीमोरियन पीरियड, यस प्रीमोरियन पीरियड के जैसे लिच्छवी वैशाली जो है, बिज्जी लिच्छवी, ये सब जो थे वो आपके गण संघ थे। तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू रिवर सिस्टम, पायरेटिंग अ स्ट्रीम रेफर्स टू, तो पायरेटिंग स्ट्रीम द रिवर विच फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, नो द रिवर विच हैज कैप्चर्ड द पाथ ऑफ अनदर। यस, पायरेट का मतलब क्या होता है, पायरेट्स कि दूसरे का चीज को अपना ले लेना, तो वो क्या है कि कोई भी पायरेटिंग का मतलब है कि रिवर विच हैज कैप्चर्ड द पाथ ऑफ अनदर स्ट्रीम्स, दूसरे स्ट्रीम्स के पाथ को ये ले रहा है, तो बी इसका हो गया। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेम सेल्स के बारे में, तो दे डेवलप into different types of specialized cell in human body, yes ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। कहीं भी जो स्टेम सेल्स है वो जैसे बॉडी पार्ट मान के चलो, किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो स्टेम सेल्स उसको रिबिल्ड करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और खास करके जो एम्ब्रियो के इनसाइड में जो होता है, यदि वो प्रॉपर तरीका से निकाल लिया जाए, प्रॉपर तरीका से उसके कुछ पार्ट को रखा जाए, तो वो जो है फ्यूचर में आपको जो है स्पेशलाइज्ड मेडिसिन, जो डिजाइनर मेडिसिन बनाने में, जैसे हर आदमी का बॉडी अलग अलग होता है, बॉडी का फंक्शन अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं हम जो डिजाइनर मेडिसिन बनाने में वो फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। तो कह रहा है कि दे आर ओनली फाउंड इन इनसाइड एम्ब्रियो, नो वो एम्ब्रियो में सबसे अच्छा वाला पाया जाता है, सबसे बेटर तरीका से वो रखा जाए तो बहुत काम का है, लेकिन सिर्फ वही नहीं पाया जाता है। तो वन ओनली सही है, टू जो है गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट डेड जोन रीजन, यानी ओशन में जो होता है डेड जोन रीजन है, तो उसके संबंध में तो देखो एक सर्टेन हाइट तक जो होता, सर्टेन सॉरी डेप्थ तक जो होता है आपके सन पहुंचते हैं तो उसको फोटिक जोन कहते हैं। फिर उसके बाद डार्क जोन आ जाता है, यानी डेड जोन, उसमें बहुत सारे जो हैं वो लिविंग बीइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसने फर्स्ट कहा है कि डेड जोन इज एन एरिया इन द वाटर बॉडी वेयर द एरिया इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन इन बॉटम वाटर, नो कंप्लीटली डिवॉइड नहीं होता है, होता है रिलेटिवली, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो कुछ मात्रा कम हो जाता है, और वहां क्या होता है सनलाइट वगैरह हीट नहीं पहुंच पाता है, प्रेशर एक्सट्रीमली होता है। ठीक है, तो ये आपका ए गलत है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग टू एक्सपैंड दिस डेड जोन्स, तो ये आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, यस वो कॉज कर रहा है। वो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन का तो कम हो रहा है। ठीक है, तो CO2 का ये मात्रा बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन वगैरह का ये कम हो रहा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अरेबियन सी ओनली, नो ये बहुत सारे पार्ट में पाए जाते हैं, तो ओनली बी। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि यस ये वाला जो है ये फर्स्ट गलत हो गया, या फिर सेकंड हम नहीं जानते हैं, तो थर्ड जो है, थर्ड आपका गलत हो गया। तो थर्ड जब गलत हो गया, ठीक है, तो ये और वन गलत हो गया, तो यही आपका बी बच रहा है। नेक्स्ट, द टर्म बाइपोलरिटी एंड मल्टीपोलरिटी ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर टू, तो देखो जो है इनिशियली जब सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश होने के बाद देखोगे कि राइवलरी जो है यूएसए और यूएसएसआर में होता है, तो बाइपोलरिटी होता है। उसके बाद देखोगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में दुनिया एक ये कर रही है, क्योंकि चाइना एक अलग पोल के रूप में उभर रहा है। ठीक है, फिर उधर देखोगे सऊदी अरेबिया सोचता है हम अपना एक अलग पोल है, ईरान सोचता है एक हम अपना अलग पोल है। ठीक है, इंडिया एक अपना वर्चस्व एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इस ढंग से मल्टीपोलरिटी। तो ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका एक तरह से क्या है कि जो देखो लिबरल विस विस कंजर्वेटिव ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल नेगोशिएशन, नो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, नो आइडियोलॉजिकल टिल्ट ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित ये बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, कि पहले बाइपोलरिटी था, बाइपोलर वर्ल्ड था, आज के डेट में मल्टीपोलर हो रहा है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है, देखो चाइना अभी एक तरह से सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है, तो ये डी इसका हो गया। नेक्स्ट आपका है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन कैन अफेक्ट द मोर्बिडिटी ऑफ ए रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म मोर्बिडिटी, तो मोर्बिडिटी का मतलब देखो ये है कि प्रोनेस ऑफ पॉपुलेशन टू फॉल इल, जैसे ये जो है आबादी जो है उसमें बीमार पड़ने का, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन आपका बढ़ते जाता है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगा, जैसे सांस की प्रॉब्लम है, फिर और बहुत सारे एन नंबर ऑफ, जैसे प्रॉपर तरीका से फूड वगैरह में फूड पॉइजनिंग और इस टाइप के चीज़ें, मैंने डायरेक्ट फूड पॉइजनिंग उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं वो सारे चीज़ें
आपके अंदर पहुंचते जाते हैं तो वो आपका नुकसान होता है। तो प्रोनेस ऑफ पॉपुलेशन टू फॉल इल, ठीक है। मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ नहीं, इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर नो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेस्ट इन ए रीजन। तो मतलब सही व्याख्या एक तरह से देखो, पॉल्यूशन के कारण ये सब होते हैं, ये भी होता है, नंबर ऑफ डेथ बढ़ रहा है, ये पानी में गंदगी बढ़ जाता है और पेस्ट जो है वो बढ़ जा रहा, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये ए है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, सही है। इट वाज फाउंडेड इन 1945, तो ये भी सही है, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट का रहा विद रेफरेंस टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, consider the following statements. India is among the countries that have witnessed a negative growth rate in FDI equity inflows in 2020 as compared to 2019. No, ये स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट देखो, बहुत सारे कंट्री में ये नेगेटिव ट्रेंड देखा गया, लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जहां ये पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन द वर्ल्ड इन 2019-20। यस, ये स्टेटमेंट सही है, तो उसका बी हो जाएगा। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए। आप लोग जो भी जितने अटेम्प्ट कर पाए हो, जितने आप सही कर पाए हो, उसको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमें पता चले यस कि इतने लोग एक्टिव हैं, इतने लोग वर्क कर रहे हैं प्रॉपर तरीका से। और जिन्हें भी ऑब्वियसली है फुल चाहिए, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो फुल क्वेश्चन के लिए, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। ये जो आपका आंसर की है ऑफ डे टू में जो हमने यानी कि कल जो हमने दिया था, तो उसके ये ए वाले पार्ट के आंसर हैं। इसको स्क्रीन को पॉज करो, आप इनको प्रॉपर तरीका से देखो, मैच करो, मिलाओ, और ग्रेजुअली जब आप करोगे, यस हम जितना हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें आपका मेहनत बहुत मायने रखता है। और ये वाला पार्ट जो है, ये जो 10 होता है, इसमें कोशिश करो कि एटलीस्ट 7 तक आ जाए, 7 के आसपास तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो वर्ड वाला मीनिंग वाला होता है, तो उसमें देखो हिंदी मीडियम वाले के लिए खास करके प्रॉब्लम होता है। इसमें हमने सेंटेंस भी बना करके, सेंटेंस जो भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे मैन ऑफ लेटर्स था, तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है, स्कॉलर और ऑथर। तो मोहन सिंह इज मैन ऑफ लेटर्स, दिस इज विजिबल फ्रॉम हिज राइटिंग स्किल्स। ठीक है, मेक गुड मतलब है बी सक्सेसफुल, नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एट नो टाइम, नेवर, ऑल द सेम, इन स्पाइट ऑफ, इन एनी केस। ठीक है, तो ये सॉरी, फिर सेंटेंस करेक्शन वाला आंसर की है। नेक्स्ट आपका जो आज डे 3 का ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीन को पॉज करो और इसको सोल्व करो जब भी आपको टाइम मिलता है। जैसे अब भी मान के चलो फॉर एग्जांपल, इस समय आपने जब पेपर 1 का 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो ठीक है कि चलो मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, तो आप इसको थोड़ी देर बाद उसको देखो, उसको ये करने का कोशिश करो, स्क्रीन को वहाँ पॉज करो, उसके बाद इसको देखो। और जितनी बार हो सकता है किसी चीज़ को, इट्स बेटर है कि एक नोटबुक तैयार कर लो, उसमें से चीज़ों को देखो, समझो, करो। नेक्स्ट आपका है इनके एंटोनीम लिखने हैं, और उसके बाद एंटोनीम वर्ड से आपको सेंटेंस, जो एंटोनीम बनाओगे उससे आपको सेंटेंस बनाना है। ये इनको सेंटेंस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है ये, इसमें देखो मैंने बोला था फर्स्ट डे हमने 2 टॉपिक आपको दिया था, सेकंड डे 1 टॉपिक यहाँ, और जो 1 टॉपिक पेड वाले हैं वो उनमें मिल जाएगा। तो ये है राइट अ रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स। तो डिजिटली इंक्लूसिव भारत, देखो जो एक तरह से इंडिया डेट इज भारत, तो इंडिया और भारत में डिफरेंस है। इंडिया और भारत में डिफरेंस है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिजिटली इंक्लूसिव भारत का मतलब है कि जो रूरल एरिया है, डिजिटली इंक्लूसिव इंडिया यदि उस ढंग से सेंस में होता, तो एक तरह से है कि पूरे ऑल इंडिया में नेटवर्क का प्रॉपर व्यवस्था। लेकिन यदि डिजिटली इंक्लूसिव भारत है, तो भारत एक तरह से ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को सेम मानता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट ये है, तो उसमें भारत और इंडिया को डिफरेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपका रिटेन पार्ट में या फिर जो एडिटोरियल वगैरह में डिफरेंट देखते हो, तो जो एक स्कॉलर्स का ये है, आइडिया है, ओपिनियन है कि इंडिया और भारत में लिटिल बिट डिफरेंस है। तो डिजिटली इंक्लूसिव भारत जो ये है इसमें, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि इसमें एक तरह से रूरल जो है, तो रूरल वाले में आपको प्रमोट करना है कि रूरल वाले में
क्यों डिजिटली इंक्लूसिव किस ढंग से करना है, क्या प्रोविजन है, क्या अभी चल रहा है, क्या स्टेटस है, ये इस टाइप को ये कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस पर आपको रिपोर्ट लिखना है। अब कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी हो सकता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और जिनका पर्सनल कुछ भी क्वेश्चन है तो आप 8527146498 पे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे ये कर सकते हो। जिन्हें भी सब्सक्राइब करना है तो आज लास्ट डे है, जिसमें आपको एक तरह से इनिशियल प्राइस जो मैंने बोला पेपर 1 का आपको 1500 और पेपर 1 और 2 दोनों का 3000 जो भी है, या सिर्फ पेपर 2 का जो लेना चाहते हैं उनको भी 1500, ये तो ये आज तक वैलिड है। और जो क्वालिफाइड है, रिटेन क्वालिफाइड हैं कोई भी ईयर में, तो उनके लिए 1100 पेपर 1 का, और उनको पेपर 2 का करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको करना है तो टेस्ट आप लिखें, ये मैं उसके उनके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आज तक वैलिड है। अदरवाइज कल से लोगे तो इसमें 500 सब में एक्स्ट्रा जो भी आपको टेस्ट वगैरह जिनको लिखना है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या फिर हमें वेबसाइट पे ही इस पे टेस्ट परचेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।